नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल ITI कॉम्पिटेटिव ज्ञान में। दोस्तों, मैं हेमराज पटेल आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए और दोस्तों ऐसे ही अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो आप सब जानते होंगे, मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा के लिए हमारी नॉन टेक्निकल क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी। उसी सीरीज का ये अगला वीडियो है। तो आइए चलते हैं वीडियो में आगे। तो बात करते हैं कि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन में। दोस्तों पूछा गया है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एम शिक्षा मित्र क्या है। दोस्तों आपको बताना है, जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एम शिक्षा मित्र ऐप शुरू किया गया वो क्या है। तो आइए जानते हैं पहले ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है हमारा पाठ्यक्रम, दूसरा ऑप्शन है शिक्षक की डायरी, तीसरा ऑप्शन है छात्र शैक्षिक स्तर और दोस्तों चौथा ऑप्शन है शिक्षकों के लिए मोबाइल ऐप। तो दोस्तों आप सब जानते होंगे, जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एम शिक्षा मित्र है दोस्तों, ये क्या है, एक प्रकार का मोबाइल ऐप है। किसके लिए दोस्तों, शिक्षकों के लिए। किसके लिए दोस्तों, शिक्षकों के लिए। तो आइए जानते हैं विस्तार से। तो दोस्तों क्या किया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, शिक्षकों को विभिन्न सेवाओं तथा शैक्षणिक कार्य संबंधी जानकारी, क्या दोस्तों, जानकारी सहज व सरल रूप में उपलब्ध कराने के लिए एम शिक्षा मित्र ऐप लॉन्च किया गया। दोस्तों ये कब लॉन्च किया गया था, तो ये सितंबर, कब लॉन्च किया दोस्तों, ये सितंबर 1915 में लॉन्च किया गया था। कब दोस्तों, सितंबर 1915 में लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, पूछा गया है मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा भंडार है। दोस्तों आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा भंडार भारत में किस चीज़ का है। तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा पहला ऑप्शन है हमारा कोयला, दूसरा ऑप्शन है मैंगनीज, तीसरा ऑप्शन है डोलोमाइट और दोस्तों चौथा ऑप्शन है हमारा तांबा। तो हम बात कर रहे थे किसकी, मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा किस चीज़ का भंडार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तांबा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तांबा। आप सब जानते होंगे, जो मध्य प्रदेश में बालाघाट जिला है, कौन सा जिला है दोस्तों, बालाघाट जिला। कौन सा जिला, बालाघाट जिला। यहाँ पे दोस्तों हमारी सबसे बड़ी खदान है किसकी, तांबा की। किसकी दोस्तों, तांबा की सबसे बड़ी खदान है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी खदान है। किस चीज़ के लिए दोस्तों, तांबा के लिए। बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में और जानकारी की। तो दोस्तों ये क्या है, एक भारत की तांबे की खदान है। क्या है दोस्तों, भारत की तांबे की खदान है, जो कि दोस्तों कहाँ पड़ती है, ये बालाघाट की बेहर तहसील में पड़ती है। कहाँ पड़ती है दोस्तों, ये बालाघाट की बेहर तहसील में पड़ती है। बात करते हैं कि यहाँ से जो हमारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, क्या है दोस्तों, यहाँ से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पास पड़ता है। बात करते हैं दोस्तों ये किस प्रकार की चट्टानों से निकलती है। तो ये हमारी धारवाड़ियन, किससे दोस्तों, धारवाड़ियन चट्टानों से ये गुप्त श्रृंखला निकलती है। तो अब बात करते हैं दोस्तों वीडियो में आगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि पूछा गया है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में आरंभ नहीं होती। दोस्तों आपको बताना है ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम मध्य प्रदेश में नहीं है। तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा चंबल, दूसरा ऑप्शन है बनास और तीसरा ऑप्शन है वैनगंगा और दोस्तों चौथा ऑप्शन है हमारा चौथा ऑप्शन है हमारा क्षिप्रा। कौन सा दोस्तों, क्षिप्रा। तो हम बात कर रहे थे किसकी, ऐसी नदी की जिसका उद्गम मध्य प्रदेश में नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बनास। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर, बनास। अब बात करते हैं किसकी दोस्तों, चंबल नदी की। किसकी, चंबल नदी की। तो जो हमारी दोस्तों चंबल नदी है, ये कहाँ से निकलती है, ये हमारी जानापाव पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों, ये जानापाव पहाड़ी महू से निकलती है। कहाँ से निकलती है, ये दोस्तों जानापाव पहाड़ी से निकलती है। दोस्तों ये किसके निकट से निकलती है, तो ये दोस्तों महू के निकट से निकलती है। कहाँ से,
महू के निकट, जो कि कहाँ पड़ता है, इंदौर में पड़ता है। अब बात करते हैं कि चंबल नदी की टोटल लंबाई कितनी है। तो दोस्तों चंबल नदी की टोटल लंबाई 965 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों, 965 किलोमीटर। अब बात करते हैं कि दोस्तों ये कहाँ जाकर मिलती है। तो ये यमुना में जाकर मिलती है। कहाँ मिलती है, ये यमुना में जाकर मिलती है। अब बात करते हैं कि ये मतलब कहाँ पे मिलती है। तो दोस्तों ये यमुना में इटावा के निकट मिलती है। किसमें, यमुना में इटावा के निकट मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, बनास नदी की। तो दोस्तों जो बनास नदी है इसका आरंभ कहाँ नहीं है दोस्तों, इसका आरंभ मध्य प्रदेश में नहीं है। तो दोस्तों ये कहाँ से निकलती है फिर ये, तो दोस्तों ये राजसमंद जिले में निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों, ये राजसमंद जिले से निकलती है, जो कि दोस्तों अरावली पहाड़ियों की खमनोर पहाड़ियों में वेरेन के मठ से होता है। कहाँ से होता है दोस्तों इसका उद्गम स्थल। दोस्तों जो हमारी बनास नदी है इसका उद्गम राजसमंद जिले के अरावली पहाड़ियों से, कहाँ से दोस्तों, अरावली पहाड़ियों की खमनोर पहाड़ियों से होता है। अब बात करते हैं दोस्तों जो बनास नदी है ये पूरी तरह से राजस्थान के भीतर बहती है। किसके भीतर बहती है दोस्तों, जो हमारी बनास नदी है ये टोटल राजस्थान के भीतर बहती है। तो बात करते हैं दोस्तों जो बनास नदी है चंबल की एक सहायक नदी है। कौन है दोस्तों, जो आपकी बनास नदी है ये चंबल की एक सहायक नदी है। दोस्तों बात करें बैरक और मैनाली बनास नदी की दाहिनी सहायक नदियां हैं। कौन कौन दोस्तों, बैनक, कौन कौन सी दोस्तों, बैरक और मैनाली। कौन दोस्तों, मैनाली बनास नदी की दो दाहिनी तरफ की सहायक नदियां हैं। अब चलते हैं दोस्तों बात कर लेते हैं बैनगंगा नदी के बारे में। किस नदी के बारे में दोस्तों, बैनगंगा नदी के बारे में। तो दोस्तों जो हमारी बैनगंगा नदी है ये कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों ये पारसवाड़ा पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है, ये पारसवाड़ा पठार से निकलती है, जो कहाँ पड़ता है दोस्तों, जो हमारे सिवनी जिले में पड़ता है। अब बात करते हैं कि ये कहाँ मिलती है। तो दोस्तों जो बैनगंगा नदी है ये कहाँ जाकर मिलती है दोस्तों, ये गोदावरी में जाकर मिलती है। कहाँ मिलती है दोस्तों, ये गोदावरी में जाकर मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, क्षिप्रा की। कौन सी नदी की दोस्तों, क्षिप्रा की। तो बात करते हैं कि ये क्षिप्रा नदी कहाँ से निकलती है। तो क्षिप्रा नदी काकरीबाड़ी पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों, ये काकरी बरड़ी पहाड़ी से निकलती है। अब बात करते हैं कि ये कहाँ पड़ता है काकरीबाड़ी। तो दोस्तों ये इंदौर के निकट पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये इंदौर के निकट पे पड़ता है। अब बात करते हैं कि दोस्तों जो हमारी क्षिप्रा नदी है ये कहाँ जाकर मिलती है। तो ये चंबल में जाकर मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है दोस्तों, ये चंबल में जाकर मिलती है। अब बात करते हैं कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है क्षिप्रा की। तो क्षिप्रा की टोटल लंबाई है 195 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बनास नदी। ये जो नदी है इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है। अब चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कलरी पायटुट मार्शल आर्ट का एक प्राचीन रूप है, इसका उदय किस राज्य में हुआ। दोस्तों आपको कलरी पायटुट मार्शल के बारे में बताना है। तो आइए जानते हैं पहले ऑप्शन को। तो पहला ऑप्शन है हमारा तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है तेलंगाना। तो हम बात कर रहे थे किसकी दोस्तों, कलरी पायटुट की। तो दोस्तों ये क्या है दोस्तों, ये एक मार्शल आर्ट है। दोस्तों ये किसका रूप है, ये प्राचीन रूप है। और दोस्तों ये कहाँ स्थित है, तो ये केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, ये केरल में स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो कलरी पायटुट है दोस्तों इसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों इसका मतलब होता है युद्ध के मैदान की कला। क्या था दोस्तों, युद्ध के मैदान की कला इसका मतलब होता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो दोस्तों भगवान विष्णु भारत में मार्शल आर्ट के संस्थापक हैं। बात करते हैं दोस्तों कलरी पायटुट को भारत में मार्शल आर्ट का सबसे पुराना रूप माना जाता है। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर राधाकृष्णन किस समय भारत के राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों आइए जानते हैं ऑप्शन को। दोस्तों पहला ऑप्शन है हमारा 1957 से 1962, दूसरा ऑप्शन है
1962 से 1967। तीसरा ऑप्शन है 1952 से 1957। और दोस्तों चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन है? इनमें से कोई नहीं। तो अब बात कर रहे थे किसकी दोस्तों, कि जो राधा कृष्णन है दोस्तों, ये कब भारत के राष्ट्रपति थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 1962 से 1967 के बीच ये भारत के राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों बात करते हैं अब ये और कौन थे दोस्तों, तो ये एक प्रख्यात शिक्षाविद थे और महान दार्शनिक, और दोस्तों और कौन थे, और एक आस्थावान हिंदू विचारक थे। दोस्तों इन्हीं गुणों के कारण इनको 1954 में भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न दिया गया था। क्या दिया गया था दोस्तों? इनको भारत रत्न दिया गया था। कब दोस्तों? 1954 में। दोस्तों बात करते हैं 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों इनका जन्मदिन पड़ता है 5 सितंबर को पड़ता है। इसी दोस्तों हम क्या मनाते हैं? इसी दिन हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्वालियर में जन्मे संगीतकार अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? दोस्तों आपको बताना है ऐसे व्यक्ति का नाम जो ग्वालियर में जन्मे हों और उनका नाम है दोस्तों अमजद अली खान। तो बताना है कि वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो आइए चलते हैं दोस्तों ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा सरोद, दूसरा ऑप्शन है सारंगी, तीसरा ऑप्शन है तबला, और चौथा ऑप्शन है जलतरंग। तो हम बात कर रहे थे किसकी दोस्तों? अमजद अली खान की। तो दोस्तों ये क्या बजाते हैं दोस्तों? ये सरोद बजाते हैं। अब बात करते हैं किसके बारे में दोस्तों? अमजद अली खान के बारे में। ये कौन है? तो दोस्तों ये एक भारतीय, कौन है दोस्तों? एक भारतीय शास्त्रीय सरोद वादक हैं। कौन है दोस्तों? ये एक भारतीय शास्त्रीय सरोद वादक हैं। कौन है दोस्तों? ये सरोद वादक हैं। बात करते हैं कि दोस्तों इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। बात करते हैं दोस्तों इन्हें 2001 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कब दोस्तों? 2001 में। और दोस्तों किससे सम्मानित किया गया था? तो पद्म विभूषण से। किससे दोस्तों? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि पूछा गया है, कब खजुराहो के स्मारकों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया? दोस्तों आपको बताना है जो खजुराहो में स्मारक हैं, मंदिर हैं दोस्तों, उनको यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा 1985, दूसरा ऑप्शन है 1986, तीसरा ऑप्शन है 1983, और चौथा ऑप्शन है 1887। तो हम बात कर रहे थे किसकी? खजुराहो में यूनेस्को के स्मारक कब शामिल किए गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 1986। दोस्तों बात करते हैं खजुराहो के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है? स्मारक समूह के मंदिर हैं। कौन है दोस्तों? स्मारक समूह के यहाँ पे मंदिर हैं। दोस्तों जो स्मारक हैं दोस्तों वो किस समूह के हैं? वो हिंदू धर्म से संबंधित रखते हैं, और किससे दोस्तों? जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से। जो कि कहाँ पे दोस्तों? ये झांसी से लगभग 177 किलोमीटर दूर है। और किस दिशा में दोस्तों? तो ये दक्षिण पूर्व में है। कहाँ पे दोस्तों? दक्षिण पूर्व में है। तो इसके साथ साथ दोस्तों जो मंदिर हैं दोस्तों ये नागरा शैली के स्थापत्य के उदाहरण हैं। किसके दोस्तों? नागरा शैली के। कौन सी शैली है दोस्तों? यहाँ पे नागरा शैली के उदाहरण हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, 1756 से 1868 तक निकोबार द्वीप पर किस यूरोपीय देश का स्वामित्व था? तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है पुर्तगाल, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है नीदरलैंड, और दोस्तों चौथा ऑप्शन है डेनमार्क। तो हम बात कर रहे थे किसकी? 1756 से 1868 तक किसके द्वारा दोस्तों निकोबार को स्वामित्व किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डेनमार्क। क्या सही हो जाएगा दोस्तों? डेनमार्क इसका सही आंसर हो जाएगा। डेनमार्क के द्वारा दोस्तों निकोबार को स्वामित्व में कर लिया गया था। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर।
तो दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि पूछा गया है, पुस्तक ड्रिवन द विराट कोहली स्टोरी के लेखक कौन है। तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है समीर चोपड़ा, दूसरा ऑप्शन है शुभम पाल, तीसरा ऑप्शन है विजय लोकपल्ली और चौथा ऑप्शन है अयाज मेमन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, विजय लोकपल्ली। दोस्तों जो पुस्तक है ड्रिवन द विराट कोहली स्टोरी, इसके लेखक कौन है, विजय लोकपल्ली हैं। दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हम बात कर रहे थे अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में कैमूर मेघला महादेव क्या हैं। दोस्तों आपको बताना है जो मध्य प्रदेश में स्थित कैमूर मेघला और महादेव ये क्या हैं। तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा वन, दूसरा ऑप्शन है पहाड़, तीसरा ऑप्शन है घाटी और चौथा ऑप्शन है नदियां। तो दोस्तों बात कर रहे थे किसकी, कैमूर मेघला और महादेव की। तो दोस्तों ये क्या है, ये पहाड़ियां हैं। क्या है दोस्तों, ये पहाड़ हैं। क्या है दोस्तों, ये पहाड़ हैं। अब बात करें किसकी दोस्तों, मैकाल की। तो दोस्तों जो मैकाल पर्वत है इसको दोस्तों अमरकंटक श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको मैकाल अमरकंटक श्रेणी भी कहा जाता है। मैकाल अमरकंटक श्रेणी इसको कहा जाता है। दोस्तों इसका विस्तार किस जिले, किन किन जिलों में है। तो दोस्तों इनका विस्तार है शहडोल जिले में। किस जिले में दोस्तों, शहडोल जिले में। मंडला जिले में, किस में दोस्तों, मंडला जिले में। और इसके साथ साथ डिंडोरी जिले में इसका विस्तार है। किस में दोस्तों, डिंडोरी जिले में इसका विस्तार है। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, महादेव पर्वत की। किसकी दोस्तों, महादेव पर्वत की। दोस्तों हम बात कर रहे थे किसकी, महादेव पर्वत की। तो दोस्तों इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है। तो दोस्तों इसका विस्तार है छिंदवाड़ा और दोस्तों कहाँ पे, नरसिंहपुर और सिवनी और इसके साथ साथ होशंगाबाद। बात करते हैं दोस्तों इसका निर्माण किन पत्थरों से हुआ है। तो दोस्तों इस पर्वत का निर्माण या श्रेणी का निर्माण बलुआ पत्थर एवं क्वार्ट्ज चट्टानों से हुआ है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे एक पचमढ़ी हिल स्टेशन है। कौन सा दोस्तों, पचमढ़ी एक हिल स्टेशन है। बात करते हैं कि यहाँ पे कौन से वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कौन से दोस्तों, यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, कैमूर भांडेर श्रेणी की। तो दोस्तों इसको कैमूर भांडेर श्रेणी पर्वत श्रेणियों के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बात करें इसका निर्माण किन पत्थरों से हुआ। तो इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर, किससे दोस्तों, लाल बलुआ पत्थर और क्वार्ट्ज चट्टानों से हुआ है। बात करते हैं कि इनका विस्तार किन किन जिलों में है। तो इनका विस्तार सीधी, सतना, पन्ना, छतरपुर और रीवा में है। तो बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जो ये श्रेणी है यमुना एवं सोन नदी की जल विभाजक है। कौन सी दोस्तों, जो आपकी कैमूर भांडेर श्रेणी है दोस्तों, ये यमुना नदी एवं सोन नदी की जल विभाजक श्रेणी है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों आपको बताना है जो राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय है ये कहाँ स्थित है। तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा उज्जैन, दूसरा ऑप्शन है भोपाल, तीसरा ऑप्शन है ग्वालियर और चौथा ऑप्शन है होशंगाबाद। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे किसकी, राष्ट्रीय विधि संस्थान की। तो दोस्तों ये कहाँ स्थित है, ये हमारा भोपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, ये भोपाल में स्थित है। तो अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक विषम को ज्ञात करना। दोस्तों आपको क्या करना है, इनमें से एक विषम को छांटना है। अब चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है गोल कृमि, दूसरा ऑप्शन है पिन कृमि, तीसरा ऑप्शन है दाद और दोस्तों चौथा ऑप्शन है फीता कृमि। तो दोस्तों बात करें इनमें से ऑप्शन की। तो दोस्तों इनमें से गोल कृमि, पिन कृमि और फीता कृमि दोस्तों ये परजीवी हैं। कौन है दोस्तों, ये सब परजीवी हैं। लेकिन बात करें किसकी दोस्तों, दाद की। तो ये दोस्तों क्या है, एक प्रकार का
फंगस इन्फेक्शन है। क्या है दोस्तों? एक प्रकार का फंगस इन्फेक्शन है। तो दोस्तों चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश में स्थित एक झील है? तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है चिल्का झील, दूसरा ऑप्शन है शिव सागर, तीसरा ऑप्शन है तवा और चौथा ऑप्शन है लोकटक। तो बात करें किसकी दोस्तों? मध्य प्रदेश में स्थित एक झील की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तवा झील। अब चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के अलीराजपुर को क्या कहा जाता है? दोस्तों आपको बताना है, जो मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला है, इसको मध्य प्रदेश का क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अब चलते हैं ऑप्शन की ओर। तो पहला ऑप्शन है हमारा दार्जिलिंग, दूसरा ऑप्शन है गेटवे, तीसरा ऑप्शन है जैसलमेर और चौथा ऑप्शन है चेरापूंजी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा चेरापूंजी। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसको चेरापूंजी क्यों कहा जाता है। तो बात कर रहे थे दोस्तों किसकी? अलीराजपुर जिले की चेरापूंजी की। दोस्तों जो मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है? बहुत अधिक वर्षा होती है। क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे बहुत अधिक वर्षा होती है मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों इसको, जो हमारा मेघालय राज्य है दोस्तों, जो उसका एक स्थान है सोहरा, कौन सा स्थान दोस्तों? सोहरा, उसको चेरापूंजी नाम दिया गया क्योंकि दोस्तों वहाँ पे बहुत अधिक वर्षा होती है। उसी के आधार पे ये मध्य प्रदेश का एक जिला है जहाँ पे बहुत अधिक वर्षा होती है, इसी कारण इसको चेरापूंजी कहा जाता है। अब चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो अब चलते हैं दोस्तों ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा 24 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 24 जनवरी, तीसरा ऑप्शन है 24 सितंबर और चौथा ऑप्शन है 24 जून। तो बात करें किसकी दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र दिवस की। तो दोस्तों ये कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, 19वीं सदी में सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को अब किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों आपको बताना है ऐसा कॉलेज जो 1900 सदी में स्थापित हुआ और किसके द्वारा दोस्तों? सर सैयद अहमद खान के द्वारा। तो दोस्तों आप इसको किस नाम से जाना जाता है? तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दूसरा ऑप्शन है सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद, तीसरा ऑप्शन है जामिया मिलिया इस्लामिया और चौथा ऑप्शन है लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, क्या? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब बात करते हैं दोस्तों ये क्या है। तो दोस्तों ये एक प्रकार का आवासीय शैक्षणिक संस्थान है। कैसा दोस्तों? ये आवासीय शैक्षणिक संस्थान है। बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना 1920 में सर सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी। कब दोस्तों? सर सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी। और दोस्तों ये 1921 में भारतीय संसद के एक अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। दोस्तों ये जो यूनिवर्सिटी है ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश राज के समय बनवाया गया पहला उच्च शिक्षण संस्थान है। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, शरीर के किस भाग में कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन मुख्य रूप से होता है? दोस्तों आपको बताना है शरीर का ऐसा कौन सा भाग है जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन ज़्यादा होता है। अब चलते हैं दोस्तों ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है अधिवृक्क ग्रंथि, दूसरा ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, तीसरा ऑप्शन है यकृत और दोस्तों चौथा ऑप्शन है लॉरेंस कोशिकाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा यकृत। क्या सही आंसर हो जाएगा दोस्तों? यकृत। दोस्तों यकृत में हमारा जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका उत्पादन मुख्य रूप से होता है। अब चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, किसकी हत्या के बाद हरिवंश राय बच्चन ने अपनी अंतिम कविता
1 नवंबर 1984 लिखी थी। दोस्तों आपको बताना है कि जो लेखक थे हरिवंश राय बच्चन, दोस्तों उन्होंने अपनी अंतिम कविता 1 नवंबर 1984 कब लिखी, तो मतलब दोस्तों किसकी हत्या के बाद लिखी। तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है राजीव गांधी, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी और चौथा ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे किसकी किसकी हत्या के बाद, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इंदिरा गांधी। कौन सा दोस्तों? इंदिरा गांधी। दोस्तों जो हरिवंश राय बच्चन थे, उन्होंने अपनी कविता 1 नवंबर 1984 इंदिरा गांधी की हत्या के बाद लिखी थी। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों थोड़ा सी हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में। तो दोस्तों ये कौन है? दोस्तों जो मधुशाला इनने कविता लिखी थी दोस्तों, उसके माध्यम से हरिवंश राय बच्चन जी ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे। तो अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सर्वोच्च असैनिक सम्मान एक भारतीय को दिया जाता है? तो आइए चलते हैं दोस्तों आप समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। दोस्तों इसमें पूछा गया है ऐसा कौन सा सम्मान है जो एक सैनिक को दिया जाता है, लेकिन दोस्तों ऐसा कौन सा सम्मान है जो सैनिक को छोड़कर एक भारतीय को दिया जाता है, और दोस्तों कैसा है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है परमवीर चक्र, दूसरा है पद्मश्री, तीसरा है पद्म विभूषण और चौथा है भारत रत्न। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा भारत रत्न। अब चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों आपको बताना है जो रंगास्वामी कप है ये किस खेल से संबंधित है। आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हॉकी, दूसरा ऑप्शन है क्रिकेट, तीसरा ऑप्शन है बैडमिंटन और चौथा ऑप्शन है टेनिस। तो हम बात कर रहे थे किसकी? रंगास्वामी कप की। तो दोस्तों इस खेल का संबंध है हॉकी से। किससे दोस्तों? हॉकी से। बात करते हैं कि यह रंगास्वामी कप कब स्टार्ट हुआ, तो ये 1928 में शुरू हुआ। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण में मुख्यतः किसके बढ़ने से ग्रीन हाउस प्रभाव होता है? दोस्तों आपको बताना है कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है दोस्तों ये किसके बढ़ने से होता है। तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है हमारा ओजोन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन और चौथा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों आप सब जानते होंगे जो ग्रीन हाउस प्रभाव है ये दोस्तों किसकी वजह से बढ़ता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बढ़ता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, महाभारत का मूल नाम क्या है? दोस्तों आपको बताना है जो महाभारत है उसका मूल नाम क्या है। तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है भारत कथा, दूसरा ऑप्शन है जय संहिता, तीसरा ऑप्शन है राजतरंगिणी और चौथा ऑप्शन है कथा सरिता सागर। तो बात करें किसकी दोस्तों? महाभारत के मूल नाम की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन? जय संहिता। अब बात करें दोस्तों ये नाम किसके द्वारा रखा गया, तो दोस्तों ये नाम वेद व्यास के द्वारा रखा गया। कौन दोस्तों? इसका नाम वेद व्यास के द्वारा रखा गया। दोस्तों आरंभ में इसमें केवल 880 श्लोक थे और गणेश द्वारा लिखित श्लोकों का मूल नाम था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जय संहिता। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि पूछा गया है, भारतनाट्यम कब आरंभ हुआ? दोस्तों आपको बताना है जो भारतनाट्यम है ये कब आरंभ हुआ। तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा केरल, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है हमारा आंध्र प्रदेश और चौथा ऑप्शन है हमारा कर्नाटक। तो हम बात कर रहे थे किसकी दोस्तों कि भारतनाट्यम कब आरंभ हुआ। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तमिलनाडु में। दोस्तों जो भारतनाट्यम है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये हमारा तमिलनाडु से स्टार्ट हुआ था। दोस्तों जो भरतनाट्यम है ये सबसे प्राचीन नृत्य है। क्या है दोस्तों? ये सबसे प्राचीन नृत्य है। दोस्तों इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित और प्रसारित किया गया था। अब बात करते हैं कि दोस्तों
बात करते हैं दोस्तों, जो कुचिपुड़ी है ये कहाँ का नृत्य है? तो दोस्तों जो कुचिपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कहाँ का दोस्तों? आंध्र प्रदेश का। कौन सा नृत्य है दोस्तों? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा हमारा कुचिपुड़ी। कौन सा दोस्तों? कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। अब बात करें दोस्तों केरल का कौन सा है? तो दोस्तों केरल का है कथकली। कौन सा? कथकली केरल का है। तो अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि पूछा गया है, हिंडोला महल जिसे झूला महल भी कहते हैं, मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है? दोस्तों आपको बताना है जो हिंडोला महल है जिसको आप झूला महल भी बोलते हो, वो मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है धार, दूसरा ऑप्शन है छतरपुर, तीसरा ऑप्शन है अलीराजपुर और दोस्तों चौथा ऑप्शन है हमारा झाबुआ। कौन सा दोस्तों? झाबुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा धार। दोस्तों जो हमारा हिंडोला महल है ये दोस्तों कहाँ स्थित है? ये धार में स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों हिंडोला महल के बारे में। तो दोस्तों यह एक क्या है? प्राचीन भारतीय जो दोस्तों शहर है मांडू में एक बैठक हॉल या दरबार है। क्या है दोस्तों? ये प्राचीन भारतीय, दोस्तों जो मांडू है वो कैसा शहर है? प्राचीन भारतीय शहर है। दोस्तों जो हिंडोला महल है वो किस प्रकार से है? तो दोस्तों यह एक प्रकार का हॉल है या दरबार है। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी? मध्य प्रदेश की। तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश है उसकी राजधानी क्या है? दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। कौन है दोस्तों यहाँ पे मुख्यमंत्री है? शिवराज सिंह चौहान। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे राज्यपाल कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे राज्यपाल है मंगूभाई सी पटेल। कौन है दोस्तों? मंगूभाई सी पटेल। दोस्तों आप सब जानते होंगे यहाँ का राजकीय पशु कौन है? तो दोस्तों यहाँ का राजकीय पशु है बारहसिंगा। अब बात करते हैं दोस्तों राजकीय पक्षी कौन है? तो दोस्तों राजकीय पक्षी है पैराडाइज फ्लाई कैचर, दोस्तों जिसको हम दूधराज या सुल्ताना बुलबुला भी कहते हैं। बात करें राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो राजकीय वृक्ष है बरगद का। अब बात करते हैं कि दोस्तों राजकीय फूल कौन सा है? तो राजकीय फूल है लिली। कौन है दोस्तों? लिली यहाँ का राजकीय फूल है। अब चलते हैं दोस्तों अगले और लास्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी साड़ी जो मध्य प्रदेश में निर्मित नहीं होती? दोस्तों आपको बताना है ऐसी कौन सी साड़ी है जो मध्य प्रदेश में निर्मित नहीं होती। आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा चंदेरी, दूसरा ऑप्शन है महेश्वरी, तीसरा ऑप्शन है बाघ प्रिंट और चौथा है पोचमपल्ली। तो दोस्तों बात करें किसकी? मध्य प्रदेश की ऐसी जो साड़ी नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पोचमपल्ली। अब बात करते हैं दोस्तों जो चंदेरी की साड़ी है, कौन दोस्तों? चंदेरी की साड़ी है, इनका दोस्तों बहुत पुराना इतिहास है। बात करें दोस्तों यहाँ की साड़ियों की, तो दोस्तों ये देखने में और पहनने में बहुत सुंदर लगती हैं और दोस्तों ये भारत और दुनिया में ये साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश का जो चंदेरी सिल्क है और यहाँ की साड़ियाँ भारत के साथ साथ विदेश में भी फेमस हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और दोस्तों ऐसी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।